प्रसार के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में पीएच की। पीएच क्या होता है? तो पीएच इस प्रकार से लिखा जाता है पी और एच, यानी हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहा जाता है। पीएच कहते पीएच होता क्या है? हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। लघु गुणक का मतलब होता है लोगरिथम। लोगरिथम जो आप गणित के अंदर पढ़ते हो उसका ऋणात्मक मान यानी पी एच बराबर हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक यानी LOG log 10 H प्लस। अगर हाइड्रोजन आयनों के लिए लिया जाता है तो H प्लस आ जाता है यहाँ पर, और यदि OH आयनों के लिए लिया जाता है तो OH माइनस आ जाता है। जैसे P H बराबर माइनस log 10 OH। पहले मैं ये बताती हूँ कि P और H का मतलब क्या होता है। P क्या है? एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति या कुशांश, शक्ति या कुशांश। और H क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। P एक जर्मन शब्द है और H क्या है? जिसका अर्थ होता है शक्ति, और H क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ये जो pH वैल्यू है, ये इस pH जो स्केल है उसकी खोज करी थी सोरेनसन 1909 में। pH स्केल की खोज करी थी। pH स्केल pH स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में बनाई थी। तो pH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब हम ये देखते हैं, जैसे हमें H प्लस आयनों की सांद्रता अगर दी जाती है तो H प्लस आयनों की सांद्रता क्या होती है? 1 लीटर में H प्लस आयन, यानी 1 लीटर जो पानी होता है उसमें H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी होती है? तो 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। और OH माइनस आयनों की सांद्रता भी इतनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ये वैल्यू या तो आपको दे दी जाती है या फिर आपको याद रखनी है, 1 × 10⁻⁷। ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो आपसे ये वैल्यू देखिए, H प्लस आयनों की सांद्रता पूछता है और उसकी pH पूछता है, विलयन की pH पूछता है, तो pH बराबर क्या हो जाता है? माइनस log 10, और यहाँ हो गया H प्लस। pH बराबर माइनस log 10, H प्लस की जगह रख देंगे 1 × 10⁻⁶। ठीक है। अब जैसे log m की घात n, यानी यहाँ ध्यान देना, log m की घात n, क्या हम इसको n log m नहीं लिख सकते? n log m लिख सकते हैं इसको। तो इसी प्रकार से इसको भी हम लिखेंगे
लिखेंगे तो ये जो -7 है इस तरफ आएगा, PH बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 log 10, 7 log 10 ये 1 है इसलिए 1 को कोई वैल्यू लिखते नहीं है। अब जो log 10 है, log 10 है उसका मान होता है 1, log 10 है उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर PH क्या आ गई 7, क्योंकि log 1 का मतलब log 1 से इसको गुणा करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। इसलिए PH कितनी आ गई 7 आ गई। जैसे मान लो किसी विलियन की PH अपने को दे रखी है 1 × 10 की पावर 3। अब इसकी PH कैसे निकालेंगे, तो इसकी PH निकालने के लिए PH बराबर -log 10 और H प्लस आयनों की सांद्रता है ये किसी विलियन में, H प्लस PH बराबर -log 10, H प्लस की जगह ये रख देंगे 1 × 10⁻³ PH बराबर -log 10, इसको भी इसी प्रकार से यानी log n की घात, n को कैसे लिख सकते हैं n log n, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक बार इसका मान लिखते हैं 1 × 10⁻³ PH बराबर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 3 log 10 और log 10 का मान कितना होता है 1, विलियन की PH कितनी हो जाएगी 3, अर्थात इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी अम्लीय, अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, इसकी 7 है इसलिए इसकी प्रकृति हो जाएगी उदासीन। इस प्रकार से हम विलियन की पीएच निकाल सकते हैं। अगर हमें विलियन की पीएच निकालने के लिए कोई न्यूमेरिकल देगा तो उसमें आपको H प्लस आयनों की या OH माइनस आयनों की सांद्रता देगा उसमें, कि इसमें एक लीटर में H प्लस आयनों की सांद्रता इतनी है, 2 लीटर में इतनी है। तो आपको सीधी सी सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पर 3 आएगा तो इसकी पीएच 3 होगी, 7 आएगा तो 7 होगी, यानी 7 से लेकर 14 के बीच में होती है ये पीएच, 7 से लेकर 14 के बीच में पीएच होती है। ठीक है, जीरो से लेकर 7 तक की जो वैल्यू होती है वो अम्लीय होती है, और ये होती है क्षारीय। यानी जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ेगी, और बीच में ये जो 7 है ये क्या होगा, उदासीन होगा। तो अब जो 0 से लेकर 7 के बीच में जो होती है वैल्यू, उसमें जितने भी पेय पदार्थ होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, जितने भी आप खाने पीने के लिए जितने भी जैसे दूध हो, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो 2 से लेकर 6.8 तक लगभग सारी आ जाएगी। चाय, कॉफ़ी, यानी जितने भी पेय पदार्थ होते हैं ना, पेय पदार्थ, उनकी पीएच क्या हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी। और 7 से अधिक यदि होती है तो उसकी पीएच क्या होती है, 7 से अधिक पीएच होती है, मतलब वो क्या होगा, विलेन की प्रकृति कैसी होगी, 7 आज 14 होगी, मतलब क्षारीय होगी। आजकल क्या किया जाता है कि रंगों के आधार पे भी पीएच को विभाजित किया जाता है। जैसे इस प्रकार से अलग अलग रंग होते हैं, जीरो यहाँ से 2 हो जाती है, या 7, 3, 4, 6, 8, 10, यहाँ से 2,
इस प्रकार से होता है। रंगों के आधार पे भी पीएच का कुछ हद तक मान ज्ञात किया जा सकता है। वैसे एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं कर सकते ज्ञात, जैसे अगर 0 से 2 के लगभग बीच में होगी तो उसका कलर रेड कलर से, यहाँ रेड कलर होता है तो उससे मिला करके देख लिया जाता है कि इसकी पीएच रेड कलर है, मतलब इसकी पीएच क्या हो सकती है, 0 से 2 के बीच में हो सकती है। ऑरेंज है 2 से 4 के बीच में हो सकती है, और येलो है तो 4 से 5 के बीच में हो सकती है, या 5.5 के बीच में हो सकती है। और इसी प्रकार से यदि 7 है, 7 का मतलब ग्रीन यानी हरा है, हरा कलर यदि आएगा मतलब वो क्या है, विलियन में उदासीन है। उसके बाद में ये ब्लू यानी नीला है, तो नीला है यानी उसकी पीएच कितनी होगी, 7 से 8 या 8.5 के लगभग होगी। फिर इंडिगो यानी 10 से 12 के बीच में क्या होगा, इंडिगो, या फिर 12 से 14 के बीच में क्या होगा, वॉयलेट यानी बैंगनी। इस प्रकार से ये कलर डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते। एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें पीएच मान को ज्ञात करना आवश्यक होता है। तो उसके लिए हम पीएच निकाल कर ही पता लगा सकते हैं, या हमारे पास कुछ इंडिकेटर होते हैं, कुछ सूचक होते हैं, लिटमस पत्र हुआ, या जो कृत्रिम जो सूचक होते हैं, मिथाइल ऑरेंज जो है वो भी एक क्या है, कृत्रिम सूचक है। तो उसके आधार पे क्या कर सकते हैं हम इसको उनकी विलेन की सही में आने वाले महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको देखते हैं। एक तो अभिक्रिया आती है बार बार, जैसे BF3 जो लुईस अवधारणा थी उसके अनुसार, प्लस इसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, और ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, BNS3 और ये H3। ये अभिक्रिया बहुत बार पूछी जाती है, यानी जो नाइट्रोजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस बोरॉन के द्वारा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा इस बोरॉन के साथ सहसंयोजी उपसहसंयोजी बंध बना लिया जाता है। इसके अलावा दूसरा एक्वारेजिया नाम सुना होगा आपने एक्वारेजिया का। ये क्या होता है, HCl प्लस HNO3 1:3। अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HCl का अनुपात कितना होता है, 3। HCl का अनुपात कितना होता है, 3, और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 1। तो अम्ल HCl अम्ल और HNO3 दोनों ही प्रबल अम्ल होते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाने के बाद में जो एक्वारेजिया बनता है इसको अम्लराज भी कहते हैं। अम्लराज क्या काम में आता है, ये सोना चांदी, जो सोना चांदी या धातुएं सोना चांदी को गलाने के काम में आता है। सोना चांदी को गलाने के काम में आता है। जैसे सोना चांदी को गलाने के लिए काम में आता है तो ज्वेलर के पास जाते हो सोना चांदी के गहनों पे पॉलिश करवाने के लिए, और वो क्या करता है, उन सोना चांदी के जो गहने होते हैं उनको किस में डाल देता है, अम्लराज या एक्वारेजिया में। तो उनकी ऊपर वाली जो परत होती है वो गल जाती है, जिससे वो क्या होते हैं, चमकते हुए दिखाई देने लगते हैं, और आप सोचते हो कि उसके ऊपर पॉलिश करी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है NgOH का होल ट्वाइस, इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस काम में आता है, पेट की अम्लता दूर करने में। पेट की अम्लता दूर करने में ये काम में आता है। जैसे एसिडिटी हो जाती है तो क्या पीते हो,
इनोपिटिव ऐड आता है ना इनो का, ENO, इनोपिटिव, यानी इसके अंदर क्या पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। चौथा फैक्ट, AgNO3 इसको सिल्वर नाइट्रेट फोटोग्राफी में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसे कहते हैं धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर जो पेस्ट्री या बेकरी उद्योग में इसको काम में लिया जाता है, खाने का सोडा है। एक सूत्र होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, इसको क्या कहते हैं, फिटकरी, जो पानी के शुद्धिकरण के लिए काम में ली जाती है, पानी का शुद्धिकरण। पानी से जो बाहरी जो अशुद्धियाँ होती है उनको दूर करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा HCl और H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, और इन दोनों का उपयोग किस में किया जाता है, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मृदा को संगठित करने के लिए, यानी मृदा की जो अम्लीयता होती है, अम्लीयता को कम करने में। एक जो H2SO4 और एक होता है HCl, इसके साथ एक होता है HNO3, इनको कार्बनिक खनिज अम्ल कहते हैं, खनिज अम्ल। एक होता है CaOCl2, इसका नाम है विरंजक चूर्ण, इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इस
इस प्रकार से हमने जो दैनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण अम्ल, क्षार या लवण काम में लिए जाते हैं उनको देखा। अब हम ये देखेंगे दैनिक जीवन में जैसे नींबू में, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। सिरका क्या होता है? अचार को प्रिजर्व करने के लिए काम में लिया जाता है। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मिथेनोइक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है? जो जितने भी चींटी वगैरह होते हैं ना, लाल चींटी, एक तो लाल चींटी या नेटल के डंक में, नेटल पौधे का डंक, या जितने भी जो बिच्छू वगैरह होते हैं जो काटने वाले होते हैं और काटने के बाद में हमें जिनसे जलन और पीड़ा होती है, उनमें ये मिथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। एक यहाँ पर जो ये नेटल पौधा है, ये नेटल पौधा जो है इसमें इस प्रकार से छोटे छोटे डंक पाए जाते हैं। वो यदि किसी जैसे पास से कोई गुजर रहा है तो ये डंक उससे यदि लग जाते हैं तो उसमें भी क्या होती है? जलन और दर्द होती है, जिसके कारण अब प्रकृति का ये भी बड़ा संगठन होता है कि जहाँ पर नेटल का पौधा पाया जाता है वहाँ पर एक पौधा पाया जाता है ढाक, ढाक का पौधा भी पाया जाता है। ये ढाक का पौधा क्या, ये ढाक का पौधा किस काम में आता है? जैसे कोई व्यक्ति है उसको नेटल के पौधे से उसको मान लो शरीर के किसी भी भाग में टच हो गया तो उसकी जलन और पीड़ा को कम करने के लिए ढाक के पौधे की पत्ती को इसके ऊपर जब रगड़ा जाता है तो उसकी जलन और पीड़ा कम हो जाती है। इसके अलावा एस्कार्बिक अम्ल है, एस्कार्बिक अम्ल, ये एस्कार्बिक अम्ल होता है एक तो इसमें अंगूर, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल होता है सिट्रस फलों में, सिट्रस फल यानी खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा, सिट्रस फलों। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल होता है पालक में। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल होता है अंगूर में। ये यहाँ एस्कॉर्बिक अम्ल होता है आंवले में होता है, आंवला ये अंगूर में होता है, अंगूर और इमली। ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल होता है गेहूं में, ग्लूटेमिक अम्ल होता है गेहूं में। और कौन सा रह गया? मेलिक अम्ल, ये पाया जाता है सेब में।
मैलिक अम्ल सेव हुए। तो यहाँ मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उनके अंदर, जैसे एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में, सिट्रिक अम्ल सिट्रस फलों में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, लैक्टिक अम्ल खट्टे पदार्थों में या खट्टे दूध और दही में, टार्टिक अम्ल अंगूर और इमली में, ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में, मैलिक अम्ल सेब में, इनमें से कई बार एग्जाम में जो प्रश्न रिवाइज किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे जो HCl है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक H2SO4 गंधक का अम्ल है, गंधक का अम्ल। KNO3 इसको कहते हैं सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल। इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके बाद में अपना जो वीडियो है वो आज यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।